हाय बच्चों, आपके लिए हम क्लास 10th के एक मैथ का 60 प्रश्नों का सेट लाए हैं। ठीक है। इसको हम बनाते हैं ताकि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में लाभ हो सके। ठीक है। बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, चूँकि आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है 7/20 का दशमलव प्रसार है शांत, अशांत, आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि शांत अशांत कब होता है। तो शांत होते हैं कोई भी परिमेय संख्या, और चूँकि परिमेय संख्या होते हैं p/q के रूप का। q का रूप क्या होना चाहिए? 2n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो p/q, p का मान है 7 और q का मान है 20। तो 20 का हम एलसीएम करेंगे तो 2 के पावर 2 गुना 5 आएंगे। तो केवल 2 और 5 यदि हो तो होता है शांत। ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा शांत। अगला प्रश्न देखिए, पाई है 1। तो पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्णांक। तो हम लोग ऐसा नहीं कि पाई का मान जानते हैं कि 22/7 होता है, तो 22 परिमेय है ना। लेकिन याद रखिएगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। यह अपरिमेय संख्या के पाई का निकटतम रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? यह निकटतम रूप माना जाता है 22/7। लेकिन पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का म स 15 है और ल स 105 है। तो उनमें से एक संख्या क्या है? एक संख्या है 5, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो याद रखेंगे दूसरी संख्या बराबर होता है म स गुना ल स, माने एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है। अब बटा में होता है पहली संख्या, यानी एचसीएफ कितना है? 15 गुना एलसीएम है 105। अब बटा में एक संख्या कितना है? 5। काट देंगे, 5 तिया 15 और 105 तिया हो जाएगा 315। ठीक है। यानी 315 हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है? तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन है? तो ये 16 है। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हो जाएगा 3 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा और 5 का भी वर्गमूल नहीं हो पाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 36 का 6 और इसका हो जाएगा 8। ये सब परिमेय संख्या है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर का घात जो हो, चर का घात वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या। ठीक है। चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो याद रखेंगे कि यह जो है x का पावर कितना हो जाएगा? क्योंकि रूट x बराबर होता है x का पावर 1/2। क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगला है, यहाँ देखेंगे 1/x मतलब होता है x⁻⁻1। तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा, हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखेंगे, चूंकि कह रहा है द्विघात समीकरण, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर q, तो ये तो त्रिघात समीकरण हो गया, अभी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्यों होगा? तो देखते हैं। इसका बटा में 1 लिख देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x, यानी हो जाएगा x² अब +1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा x² +1 इक्वल 2x। तो ये जो हो गया हमारा द्विघात समीकरण हो गया। हमारा आंसर है डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 188 और 220 का सरलतम रूप होगा। 188 और 220 का सरलतम रूप होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 182 और 220 का सरलतम रूप क्या होगा? तो कभी भी काटेंगे तो 50 से काटेंगे। तो देखिए 50 से इस निचलका से भाग करके देखेंगे। ठीक है। ये जो है ये संख्या, इससे हम भाग करके देखेंगे। अगर लग जाएगा तो समझिए 50 से तो 220 डिवाइड नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, 53 से लगाएंगे अगर 120 में तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा। 110 से लगाएंगे 220 में
तो भाग तो लग जाएगा, पर 91 से 182 में लगेगा। 91 दूना तो होता है 182, तो ये भी नहीं होगा। 55 से देखिए, 55 चौका 220 और 47 चौका 188। ठीक है, आंसर मेरा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं जितना घात होगा, जैसे जितना घात होगा, द्विघात समीकरण का क्या होता है मूल रूप, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c। तो याद रखेंगे जितना घात होगा उसके बहुपदों की उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो इसका घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप होगा। तो विषम संख्या क्या होगा? तो 2p+1। क्या करेंगे? 2p+1 किसी विषम संख्या का रूप होगा, 2p+1। ठीक है, यह विषम संख्या का रूप नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि अगर पूर्णांक 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 तो 4, यानी सम संख्या आ जाएगा, ये नहीं होगा। और 1 2 3 4 रखेंगे तो 1 विषम है पर 2 तो फिर सम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और p+1 कह रहा है मैंने 1 जोड़ 1 तो 2 सम आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से, देखिए O केंद्र वाला कह रहा है तो O केंद्र वाला एक वृत्त हो गया, इसके बाह्य बिंदु P से P हो गया और यहाँ केंद्र O हो गया। ठीक है, P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, इसको सटा करके यहाँ से 2 स्पर्श रेखा गया PR और PQ, तो R हो गया, यहाँ से S हो गया PS। ठीक है, अब कह रहा है PR बराबर है, इसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, PS कितना हुआ? तो हम जानते हैं कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर, यानी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, कि जो x³ का गुणांक है उससे हम डिवाइड करेंगे बटा a, फिर इसमें बटा a, फिर करेंगे बटा a, फिर बटा a। तो याद रखेंगे ये जो होगा ये वाला b/a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होगा। ये जो होगा ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। और ये जो होगा ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, यानी हमको -c/d, -c/d आंसर होगा इसका। कहाँ है -c/d? देखिए -c/a। ठीक है, इसमें बटा में a आएगा ना, तो यहाँ प्लस माइनस, ये पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस होगा c/a, ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा माने अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा दो रैखिक समीकरणों के आलेख है। तब रैखिक समीकरण U का कितने हल होंगे? तो कोई हल नहीं होंगे। कोई हल, समांतर जब होते हैं तो कोई हल नहीं होते हैं। आज जब संपाती होते हैं, जब कटता है किसी एक बिंदु पर तो एक हल होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं तो एक हल होते हैं। और जब संपाती होते हैं, ओवरलैप एक ही रेखा पर, तो अनेक हल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। ध्यान रखेंगे, हम बताए हैं एक ट्रिक कि जो x³ का गुणांक है उससे हम सब में भाग करेंगे। ठीक है, इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे। ठीक है, शून्यकों का योगफल बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा ये वाला होता है, तो याद रखिएगा पहला प्लस दूसरा माइनस, ये माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 5/2, यानी कहाँ है 5/2, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है 13 नंबर, समीकरण 9x² माइनस 1 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूल की प्रकृति क्या होगी, तो हम इसको बना सकते हैं। इसको बनाएंगे, देखिए कैसे बनेंगे। तो मूलों की प्रकृति होगी तो 9x² माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से जाएगा 9x² इक्वल 1, तो x² इक्वल 1/9, तो x इक्वल हो जाएगा 1/√9, यानी हो जाएगा 1/3। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान क्या होंगे, वास्तविक और प्लस और माइनस होगा, यानी वास्तविक और असमान होंगे मान। वास्तविक नहीं है, मतलब यह वास्तविक वैल्यू है। कैसे, क्योंकि अगर रूट में निगेटिव होता है ना, तब हो जाता वास्तविक नहीं। और वास्तविक और असमान इसलिए है क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, यदि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, मतलब ए ऐसा है, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, तो क्या कर रहा है कि एंगल ए है 42, एंगल आर है 80, ये वाला, ये 42 80। एंगल बी कितना है, एंगल बी क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, एंगल बी पता नहीं है, एंगल बी बराबर पता करना है शायद। एंगल ए है 82, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो याद रखेंगे ए इक्वल डी, कोण ए इक्वल डी, कोण आर इक्वल सी एंड कोण बी इक्वल कोण क्यू। तो याद रखेंगे कोण ए है 82, कोण आर है 80, तो ये भी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री और ये हो जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो सी निकल जाएगा, कितना कैसे निकलेगा, तो 180 माइनस ये दोनों को जोड़ के घटा लेंगे, तो 8 4 12 2 यानी 122, यानी घट के आएगा मेरा 8 और 5 58 डिग्री। ठीक है, हमारा हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। देखिए आगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, x² माइनस 5 के शून्यक है, x² माइनस 5 के शून्यक है, तो क्या होगा, x² माइनस 5 शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करते हैं, तो x² इक्वल 5, यानी x इक्वल प्लस माइनस √5, प्लस माइनस √5 मैंने प्लस में √5 और माइनस में √5, कौन सा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला सी नंबर। ठीक है, अब समीकरण निकाय इतना, तो और 2x प्लस 5y इक्वल 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। अद्वितीय हल कब होते हैं, हम लोग जानते हैं अद्वितीय हल कब होते हैं। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, और केवल एक हल होने का शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, a1 का मान कितना है 3 है, b1 का मान कितना है 2, इक्वल नहीं है k/5। यहाँ से हम क्रॉस यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा k इक्वल 2k इक्वल 10, इक्वल नहीं है 10, यानी k इक्वल नहीं है 10/2, यानी हो जाएगा 15 होगा, 15, 5 3 जा 15, 15, और यहाँ जाएगा 15/2, यानी 15/2 ऑप्शन कौन है, देखिए यहाँ ध्यान से, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी में वो होते हैं जिनमें समान अंक जोड़ी या घटाई जाए। तो ध्यान रखेंगे इसमें 0.3, तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, ये समांतर श्रेणी हमारा नहीं होगा। देखिए इसमें 10 जुड़ गया, 10 से इसमें 100 जुड़ गया, ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। इसमें 2 जुड़ा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 8 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 8 जोड़ेंगे 16, ये भी नहीं होगा। इसमें 0 में से देखिए 4 घटाएं, फिर 4 घटाएं, 4 माइनस, तो ये वाला हमारा हो जाएगा समांतर श्रेणी में। अगला प्रश्न देखिए, अब है 18 नंबर प्रश्न कि किस पाद में है, -12 और -12 किस पाद में है। तो ध्यान रखेंगे किस पाद में है, तो ये होते हैं प्रथम पाद जिसमें होते हैं प्लस प्लस, दूसरा पाद जिसमें माइनस प्लस,
तीसरा पाद जिसमें माइनस माइनस, चौथा होते हैं जिसमें प्लस माइनस। तो देखिए -12 और -12 केवल चिन्ह देखना है, अंक नहीं देखना है, केवल चिन्ह देखिए। देखिए इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, दोनों में माइनस, यानी माइनस थर्ड पाद में ये प्रथम है, ये दूसरा हो गया, और ये होता है तीसरा, और ये होता है चौथा, यानी थर्ड पार्ट में, यानी तृतीय पाद इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित के कौन सूत्र सत्य है? किसी समांतर श्रेणी के लिए तो ध्यान देंगे, n/Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल 0 का विस्तार होगा तो क्या होगा? विविक्तर होगा। विविक्तर होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, b² तो माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac क्या है? ये हो जाएगा हमारा b² माइनस 4ac ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? याद रखेंगे क्षेत्रफल कितना होगा तो बनाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए इसका पहले आलेख बना लीजिए, ये आलेख पर बनने वाला प्रश्न है। ये है 3 0, तो 1 2 3 मान लेते हैं, ऊपर मान लेंगे, इधर भी 1 2 3 4 ऐसे, इधर -1 -2 होगा, ठीक है, ऊपर 1 2 3, नीचे 1 2 3। देखिए यहाँ 0 और y का मान 3 है, तो यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट और एक पॉइंट आ जाएगा -4, यानी यहाँ। तो इस दोनों को करेंगे तो ये वाला हमारा एगो 0 0 है, तो यहाँ हो जाएगा। अब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, बेस हो गया कितना? -4 हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ 4 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं सभी समबाहु त्रिभुज? ए सर्वांगसम समरूप, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वे समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद f(x) बराबर क्या है? x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो शून्यक a और b हो तो 4 इंटू ए प्लस बी इक्वल कितना होगा? तो इसका हम शून्यक निकाल सकते हैं, गुणनखंड कर लेंगे। जैसे x² माइनस क्या होगा? -5 नहीं 3x लाना है ना, प्लस करके 3x, यानी शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यक बिना ज्ञात कर किए हुए हो सकता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ से देखेंगे -b का मान -3 है, यानी माइनस इंटू -3/1 तो हो जाएगा 3। अब 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल, यानी 4 इंटू 3 इक्वल 12, यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर श्रेणी 4 8 11 14 डॉट डॉट के प्रथम 24 पदों का योग कितना होगा? 24 पदों का योग तो बनाना होगा, इसका 24 पदों का योग निकालना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं 24 पदों का योग। तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर होता है फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n का मान है 24/2 इंटू 2a डायरेक्ट रखते हैं, a का मान है 5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी 24 घटाओ 1 तो 23, और d का मान देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। ये काट देंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 3 तिया 9, यानी 69 और प्लस 10 यानी 79, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 79 से, 79 2 जा 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, और 7 दूना 14 1 15, और 7 और 9 यानी 8 2 1 3, यानी 328,
नहीं, गड़बड़ हो रहा है कहीं, देखिए 2a 10 है, यानी 12 से गुना करेंगे तो 24 पदों का योग 24 बटा इतना हो जाएगा। 2a हो जाएगा 5 गुना 10, ए 23 गुना 23 दिया, अच्छा 69 अब प्लस 10 तो 79, ठीक है 79 करते हैं। अच्छा 79 तो यहाँ 79 होगा तो 7 8 और 9 928 900, फिर गड़बड़ हो गया। देखते हैं यहाँ से Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12, 24 का आधा 12, 2a तो 10 प्लस हो जाएगा 23 गुना 3 यानी 69, यानी 12 गुना 79 तो हो जाएगा 9 दूना 18, 7 दूना 14, 1 15 और यहाँ हो जाएगा 79 तो हो जाएगा 8 और 9 5 14 के 4 और 948, ठीक है 948 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी होती है √x² जोड़ y², यानी x² यानी 5 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5√2, ठीक है 5√2 ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना है तो कोण सी होगा, याद रखेंगे कोण सी होगा। तो जब ऐसे करेंगे तो ये जो सबसे बड़ा है तो यहाँ रहेगा, उसके बाद 12 होगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये ए बी है, ए बी तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ए बी है और बी सी हो जाएगा 12, ये वाला 12 और ये वाला 5, तो ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, क्योंकि 13 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। जैसे 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर मैंने कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर जोड़ लंबे स्क्वायर, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो कोण जो होंगे वह होंगे 90 डिग्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ये भी इजी है। हम जानते हैं कि कोटि है तो कोटि जो होते हैं x के वैल्यू को कोटि, जैसे किसी बिंदु की बनावट होती है x और y की, और पहला जो होता है वो कोटि कहलाता है और बाद वाला क्या कहलाता है, भुज, यानी भुज ये वाला मान होता भुज, ठीक है भुज y का वैल्यू और कोटि x का वैल्यू, तो यहाँ कोटि 6 होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं किस अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है, तो हम जानते हैं यदि त्रिभुज समरूप हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यदि ए बी सी और डी ई एफ क्या होगा, ए बी सी और डी एफ अगर समरूप हो तो इनका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाता बटा में हो जाता है डी ई का स्क्वायर, मतलब संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, ठीक है, यानी 16/81, यानी 16 और 81, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो बीच की दूरी क्या होता है, तो √x1 - x2 का स्क्वायर में 5 - 9 तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 तो -3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 तो √25 यानी हो जाएगा 5, ठीक है, ये वाला हो जाएगा 5, इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, ए डी 3/4 ए सी 15, तो ए ई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए क्या है,
ए है, बी है और सी है और डी पैरेलल है बी सी। डी जो है बी सी के पैरेलल है। तो ध्यान देंगे हम कि ए डी बाई बी डी बी, ए डी बाई डी बी, तो क्या करना था, पिक्चर उल्टा बन गया है, देखिए देखिए, ए बी सी, इधर हो जाएगा डी ई, ठीक है। अब ए डी बाई डी बी जब पैरेलल होता है तो थेल्स पर में होता है, थेल्स, थेल्स प्रमेय क्या होता है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा होता है ई सी, ठीक है, ए ई बटा ई सी। तो ए डी का मान कितना है, 3/4 जोड़ इक्वल ए डी का ए ई का मान नहीं पता नहीं है, ए ई पर ए सी, तो ए सी की जगह पर रखेंगे, ए सी माइनस ए ई, तो ए सी का मान है 15 और ए ई का मान है, ए ई है पता नहीं है ए ई, तो निकल जाएगा यहाँ से ए ई निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से क्रॉस जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 ए ई इक्वल 3 इंटू 15 माइनस 3 ए ई, माइनस में है इधर तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 ए ई इक्वल 45, यानी ए ई इक्वल 45/7, यानी कट जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 4 9 14 19 डॉट डॉट का कौन सा पद है 109। तो याद रखेंगे टी एन हो गया हमारा 109 टी एन, ठीक है। ए हो गया हमारा 4, डी हो गया 9 - 4 यानी 5, तो टी एन का इक्वल होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, डी। तो क्या हो जाएगा, टी एन का मान हो जाएगा 109 बराबर ए का मान हो जाएगा 4 जोड़ एन का मान, एन तो पता नहीं है, n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 4 जो है माइनस में, तो 101 माइनस में आ जाएगा और 101 आ जाएगा, तो 101 बटा में 5 आ जाएगा, 109 है, सॉरी 109 है, 109 में से तो 104 घटेगा तो 105 आ जाएगा, अब ये कट जाएगा तो 21 आएगा, इधर हो जाएगा n-1, यानी माइनस में -1 होगा, ठीक है, -1, तो इधर आ जाएगा n इक्वल 21 + 1 यानी 22, ठीक है, यानी हो जाएगा आंसर 22, ये वाला आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि tan थीटा बराबर है 12/5, तो sin थीटा का मान हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार, तो कर्ण निकाल लेंगे, यानी लंब हो गया हमारा 12 और कर्ण आधार हो गया 5, तो रूट अंडर कितना होगा 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होगा 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 169 यानी 169 का वर्गमूल होता है 13, और उसके बाद साइन का मान निकालना है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P का मान है 12 और बटा में H आ गया 13,
यानी हमारा 12/13 आंसर सही होगा। ये वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बाई 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो करेंगे -7 +4 बाई 2 x1 ही है, और फिर 5 + 2 बाई 2, यानी हो जाएगा यहाँ हो जाएगा -3 बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 7 बाई 2, -3 बाई 2 और उसके बाद 7 बाई 2। देखिए -3 बाई 2 और 7 बाई 2 हमारा आंसर ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई कितनी है? 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की, देखिए ध्यान से, ऐसा होता है, यहाँ अगर 60 डिग्री यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो यह भी होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले, यह हो गया हमारा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये लंब आधार, तो tan थीटा का लगाएंगे फॉर्मूला, tan 60 इक्वल P बाई B। ठीक है, तो tan 60√3 इक्वल P का मान हो गया मीनार की ऊंचाई, तो हाइट लिख देते हैं, और B का मान हो गया 30, यानी क्रॉस गुना करेंगे तो H इक्वल हो जाएगा 30√3 मीटर। ये हमारा आंसर सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्या है? दो खंभे की ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों देखिए ध्यान रखेंगे, ये हो गया, एक की लंबाई क्या है? एक की लंबाई है 6 मीटर, दूसरी की लंबाई 11 मीटर, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर है, 12 मीटर ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों के बीच की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले ये 12 है, तो ये वाला भी 12 हो जाएगा, और ये 6 है, तो ये 6, यानी ये हो जाएगा 5, और ये 12 और 5, तो ये तो कर्ण होगा, तो यानी ये आ जाएगा 13 मीटर। बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर होगा हमारा सी नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो जानते हैं क्षेत्रफल का रूट जो होगा वह त्रिज्या का अनुपात होगा, यानी 9 का रूट क्या होगा? 3, और 1 का रूट होगा 1, यानी हमारा आंसर होगा ये वाला। अगला प्रश्न चलते हैं। अब देखिए 4, 2, तो बहुलक क्या होगा? तो देखिए 2, 2, 2, 2 है जो 3 बार है, यानी 2 हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो हम घनाभ की लंबाई चौड़ाई होता है L, B और H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी हो जाएगा 15 गुना 12 गुना 4.5। ठीक है, दशमलव ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा 10, 9 पचे 45, 5 दूना 10 और 2 छक 12, यानी 6 हो जाएगा, 9 छक 54। जब 15 में 54 से गुना करेंगे तो 54 गुना 15, तो 5 चौका 20, यानी जिसके अंत में 0 है वही आंसर हमारा होगा। अब गुना करने की आवश्यकता नहीं है, देखिए इसका इकाई का अंक 5, इसका इकाई का अंक 3, ये 0 और ये 4, यानी 0 जिसका इकाई का अंक है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थीटा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि πr² थीटा का है, πr² थीटा बटा 360, लेकिन यहाँ 2 से ही कर देंगे तो 360। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वन माइनस साइन इंटू वन माइनस साइन इक्वल क्या होगा, वन माइनस साइन इक्वल वन माइनस साइन इक्वल क्या होगा। तो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, गलत है, चूँकि वन माइनस हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो हो सकता था वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, पर ये प्रश्न डाउटफुल है, इस प्रश्न को आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता है उच्चतम सीमा, माने उच्चतम सीमा 130, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम सीमा, निम्नतम सीमा 110, उच्चतम सीमा 130। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम सीमा जोड़ निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा अब बटा में 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 240 अब बटा 2 यानी कट के आ जाएगा 120। ठीक है, 120 इसका होगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है tan 57 यानी tan 57 है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 33 बाई cot 33। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा यानी cot 33 बाई cot 33 कटेगा तो कितना आएगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखना है। अब देखिए, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता, तो हम जानते हैं कि पासा फेंकने पर संभव परिणाम हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। सम कितने हैं, तो 2 है 3 है एंड 6 है, तो टोटल सम संख्या है 3 और टोटल संख्या कितना है 6, यानी 3 दूना 6 यानी 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में ए ओ बी बराबर है 115 डिग्री, ए ओ बी ये वाला 115 डिग्री, ए ओ बी 115 डिग्री, तो ए पी बी ये वाला कोण कितना होगा, तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग 360 यानी 90 90 तो 180, यानी दोनों योग का ये वाला एंगल और ये एंगल का कोण 180 होना चाहिए, यानी हो जाएगा 180 माइनस 115 तो हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा 65 डिग्री। अगला प्रश्न है, अब ये है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, तो याद रखेंगे 5 अगर दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए इसका वैल्यू होता है 1, यानी 5 इंटू 1 इक्वल 5, तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। अब देखिए, अब निम्नलिखित में कौन cos 30 के बराबर है, निम्नलिखित में कौन cos 30 के बराबर, तो cos 30 का मान होता है sin 60 के बराबर, यानी √3/2। cos 60 का मान cos 60 के बराबर होता है, cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, तो sin 60 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर माइनस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, तो एगो से एगो कट जाएगा यानी बचेगा साइन थीटा। ठीक है, ये प्रश्न। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, दो प्रतिच्छेदी वृत्त कैसे होंगे, तो देखिए बताते हैं हम आपको। ये दो प्रतिच्छेदी वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, तो ये दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगे, एक ये और दूसरा ये, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला प्रश्न है। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर tan थीटा 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का मान भी अगर रखेंगे 45, अल्फा के जगह पर भी अगर रखेंगे 45 और बीटा के जगह पर 45, तो 45 और 45 हो जाएगा 90, यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 होता है, साइन 90 का मान होता है 1, यानी हमारा ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अभी लास्ट चल रहा है।
देखिए अगला प्रश्न है दिए गए आकृति में x का मान होगा। तो दिए गए आकृति में x का मान क्या होगा, तो देखते हैं आकृति क्या है। तो x का वैल्यू होगा क्या, तो ये हम जानते हैं कि ध्यान से देखिए, ये है दोनों, ये स्पर्श रेखा बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो ये 10 है तो यहाँ 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी 10 6 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु का होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी 1/3 पाई का मान पाई रहने देंगे चूँकि आंसर सब में देखिए पाई है ना, और आर का मान है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू एच का मान है 12, तो कर जाएगा 4, और ये 50 25 और चौका 100, 100 पाई। 100 पाई हमारा कौन सा है, तो है डी नंबर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग का विकर्ण इतना है तो वर्ग की भुजा होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना ए, यानी √2 गुना भुजा। तो वर्ग का विकर्ण है 16 √2 बराबर हो जाएगा √2 गुना ए, यानी √2 गुना ए, यानी साइड √2 से √2 कट जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न कि साइन पी बराबर साइन क्यू, तो पी और क्यू का न्यून कोण है, तो पी का मान क्या होगा, पी और क्यू का मान क्या होगा। तो पी और क्यू का मान हम जानते हैं कि साइन 45 जो है वही होता है साइन 45 के बराबर, यानी पी और क्यू का क्या होगा, आपस में बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 पाई आर इंटू एच, ये वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए अंतिम 5 प्रश्न है कि आर त्रिज्या और ऊंचाई, अच्छा ये तो बन चुका है। अगला है अंतिम 4 प्रश्न। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले की कुल पृष्ठफल क्या होगा। अर्धगोला का कुल पृष्ठफल था 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सारे आंसर में पाई है तो पाई नहीं रखेंगे वैल्यू, 3 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो व्यास जब है 14 तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी 7 गुना 7, और ऊंचाई हो जाएगा सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, एच नहीं होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 49 तिया, तो 49 में अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 9 3 27 के साथ 4 3 12 2 14 पाई, यानी 147 पाई। कौन सा होगा, यस cos 90 माइनस ए होता है साइन ए। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए ट्रायंगल पी क्यू में क्यू आर बटा में पी आर, क्यू आर बटा पी आर क्या होगा। क्यू आर ध्यान दीजिए, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये वाला साइड है, क्यू आर यहाँ है, और पी आर कहाँ है, यहाँ है पी आर। तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा, ये अगर ये एंगल लेते हैं तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस अल्फा बराबर क्यू आर बटा में पी आर। ठीक है, तो कॉस का मान हो जाएगा, ये कहाँ गया, सॉरी देखिए क्यू आर, तो क्यू आर बटा में पी क्यू है, ओह सॉरी क्यू आर बटा पी क्यू, ये हो गया लंब और ये आधार, तो टेन हो जाएगा, टेन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 60 नंबर, लास्ट प्रश्न है कि 0.4 और 7 पर बारंबार है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 47, ऐसा कर सकते हैं कि 0 तो x इक्वल मान लेंगे 477 ऐसा। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x - 4 इक्वल हो जाएगा 0.77,
फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 x माइनस हो जाएगा 40 इक्वल 7 प्लस 10 इक्वल 7 प्लस 10 प्लस x इधर हो जाएगा 99x, इधर हो जाएगा 47 और यहाँ 10 है तो माइनस में, तो इधर हो जाएगा 3 और 43 यानी x इक्वल 43/99, ठीक है। इसके विषय में क्लास 9th में बताया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप पूछिएगा, ठीक है, बता देंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा जहां आपको परेशानी होगी। फिर अगले, तो इसका हो जाएगा 43/99, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। शुरू से अंत तक अच्छा वीडियो लगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर कर जरूर करें, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा, आवाज़ कैसा है, ये ज़रूर बताएं। ये मेरा छोटा सा प्रयास था, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।